गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा। वे ऑप्टिक्स का जो डायफ्रैक्शन वाला हम पार्ट कर रहे थे उसमें अभी हमने जहां पर लेक्चर पिछला खत्म किया था वहां पर था कि इन व्हाट वे वी आर गेटिंग द डायफ्रैक्शन पैटर्न ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पे डायफ्रैक्शन पैटर्न कैसे मिलता है, और आपको थोड़ा सा मैं रिवाइज कराऊं कि उसमें जो सेंट्रल मैक्सिमम था जिसे प्रिंसिपल मैक्सिमम कहते हैं, और फिर सेकेंडरी मिनिमम और सेकेंडरी मैक्सिमम की जो पोजीशन थी उनका जो डायग्राम बनाया था उसको दिमाग में जरूर रखें, क्योंकि न्यूमेरिकल अप्रोच और बेहतर एक्सप्लेनेशन में वो हमेशा मदद करेगा। आज इस लेक्चर में हम बेटा कंडीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम, सेकंड सेकेंडरी मिनिमम एंड nth सेकेंडरी मिनिमम को हम यहां पर डेराइव करेंगे, जिनमें से कंडीशन ऑफ या डेरिवेशन ऑफ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो आपको बोर्ड में भी मिलेगा। तो जो बच्चे बोर्ड को लेकर के सीरियस हैं, या जो बच्चों को, सभी सीरियस होंगे जो लोग बोर्ड गोइंग बच्चे हैं, लेकिन जो लोग बच्चे बोर्ड को लेकर के थोड़ा चिंतित हैं, तो ये डेरिवेशन जिसमें कंडीशन ऑफ सिंगल सेट फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन एंड पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम का प्रूफ आप यहां से अच्छे से कर लीजिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं डायफ्रैक्शन का। तो अब हम इसमें क्या करना चाहते हैं, फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन में हम बेटा कंडीशंस, इवन पोजीशंस ऑफ सेकेंडरी मिनिमम की हम बात करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले बात करेंगे पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमम। जितनी सेकेंडरी मिनिमम है हम उनकी पोजीशन को डेराइव करते हैं वन बाय वन। कैसे आप आइएगा, आपको याद होगा डायफ्रैक्शन में जो स्क्रीन पर एक नैरो ओपनिंग बनाते थे, ये इतनी सी ओपनिंग को अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ऐसे बना रहा हूं। ये बेटा आप देखिएगा, ये ओपनिंग है। ये जो बेटा इतनी ओपनिंग है, इसी को इतना वाइड बनाया गया जिससे आपको डायग्राम को समझने में आसानी हो। बस ये ठीक है। तो आपने क्या किया, ये स्क्रीन था, स्क्रीन में ये नैरो ओपनिंग है, इतनी सी नैरो, इससे भी कम है इवन, वो ओपनिंग हमने यहां पर थोड़ा सा वाइड बनाया है। ये आपको ध्यान ये भी होगा कि डायफ्रैक्शन पैटर्न में जो थोड़ा सा डायग्राम को आगे शिफ्ट कर ले, सिंगल स्लिट फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन में बेटा ये हम लोग नैरो ओपनिंग बना रहे हैं। मैंने अभी बताया कि नैरो ओपनिंग जो स्क्रीन में पिन होल होता था उसी की विड्थ को यहां बता रहे हैं। तो आप देखिएगा वो जो पिन होल है, ये इसी को हम इतना वाइड दिखा रहे हैं यहां पर। ये है। इसके बाद आगे आप आए देखें, यहां पर बिल्कुल मिड में एक सोर्स होता था। देखिए ये एक सोर्स है, ये सोर्स है। यहां पर इस सोर्स के सामने आप क्या करते हैं, एक लेंस को रखते हैं, और इस तरह से रखते हैं लेंस को कि इस लेंस के फर्स्ट फोकस पे सोर्स होना चाहिए, क्योंकि सोर्स अगर इसके फर्स्ट फोकस पर होगा तो आपको पता है यहां से जो लाइट रेज निकलेंगी, जैसे सोर्स है ये, इससे जो लाइट रेज निकलेंगी दे बिकम पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट रेज पैरेलल हो जाएंगी। हमसे वो लाइट रेज लेंगे बेटा जिनसे कि हमारा डायग्राम क्लियर बन सके। तो एक लाइट रे ये लिया, आप स्लिट को यहां तक ले आइए। ये तो एक लाइट रे हमने एक्सट्रीम, अपर एक्सट्रीम, एक लोअर एक्सट्रीम लिया, और एक मिड में लेते हैं। ये लाइट रे ऐसे सीधे जाती है। ध्यान रखिएगा ये जो स्लिट है ये बहुत ही नैरो है। जैसे मैंने बताया स्क्रीन में जो आप पिन होल करते हैं, इतनी वाइड ये स्लिट है। स्लिट की विड्थ को हम ए से लिखते हैं। तो जब पूरी स्लिट की विड्थ ए है तो नेचुरली बेटा ये वाली विड्थ जो होगी a/2 और ये वाली विड्थ a/2 के बराबर आ जाएगी। ए आप इस मिड पॉइंट को आप चाहे C और इस लोएस्ट पॉइंट को आप चाहे B से डिनोट कर लीजिए। तो AB इज स्लिट, इट्स विड्थ इज A, तो स्लिट विड्थ इज A है। लाइट रे सोर्स से चली, इस लेंस L1 से निकली, पैरेलल हो गई। पैरेलल लाइट रे जिस स्लिट से जाती हैं, ध्यान रखिएगा बार बार वही बात बता रहा हूं, स्लिट बिल्कुल नैरो है। और पता है जब लाइट नैरो ओपनिंग से जाती है तो उसका कुछ हिस्सा बेंड होता है, और इसी को तो हम डायफ्रैक्शन कहते हैं।
तो इस स्लिट का कुछ हिस्सा बेंड होगा, लेकिन मेजर पार्ट जो होगा इसका वो सीधे सामने स्क्रीन पे जाएगा। तो पहली चीज जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो पहली जितनी लाइट रेज हैं, चाहे ये लाइट रे लें या ये लें या ये लें या इनके बीच की जो हजारों लाइट रेज हैं लें, इन लाइट रेज का ज्यादातर पार्ट जाता है और सेंट्रल मैक्सिमम पर गिरता है। यहां पर मोस्ट पार्ट ऑफ द लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सेंट्रल मैक्सिमम, ओ से लिखते हैं सभी का। इसका लगभग पूरा हिस्सा यहां जा रहा है, बहुत ही थोड़ा सा हिस्सा बेंड होता है। इसका लगभग पूरा हिस्सा ये आ रहा है यहां पर, इसका पूरा हिस्सा, इस लाइट रे का भी पूरा हिस्सा यहां पर आ रहा है, मिल रहा है। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा, ये लाइट रे बेंड कैसे हो गई? तो इसके बेंडिंग के लिए यहां पर एक और लेंस लगाया जाता है, वो भी लगा देते हैं। तो बेटा यहां पर एक और लेंस हम लगाते हैं, ये कलर बदल लेते हैं। यहां पर आप एक और लेंस लगाइए, देखो ये एक लेंस लगाओ, ये इस लेंस को बेटा बिल्कुल इसके साथ चिपका के रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो स्क्रीन है और जो ये स्लिट है, इसके बीच की डिस्टेंस जिसे आमतौर पर कैपिटल डी से लिखते हैं, अब ये इस लेंस की फोकस अब इस लेंस के फोकल लेंथ के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दिस लेंस इज जस्ट केप्ट इन द कांटेक्ट ऑफ द स्लिट। तो इससे देखो इस लेंस के इस लेंस के फोकस के ऊपर ये स्क्रीन है। तो अरेंजमेंट इस तरह से बनाया गया है, ये जो लेंस है जिसे हम लेबलिंग में L2 लिख दें, इसके फोकस पे स्क्रीन है। तो अगर इसके फोकस पे स्क्रीन है तो इसका मतलब है यहां से यहां तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ के बराबर है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस d के बराबर भी है, जिसे हम आमतौर पर स्क्रीन डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है बेटा। अब होता क्या, देखो ये लाइट रे गई और मैंने कहा ज्यादातर हिस्सा ज्यादातर हिस्सा सेंट्रल ब्राइट पे जाता है, ये गई और ज्यादातर हिस्सा सेंट्रल ब्राइट पे जाता है और यहां पर फोकस हो गया। तो आप बात समझिएगा, सेंट्रल ब्राइट का या प्रिंसिपल ब्राइट का या प्रिंसिपल मैक्सिमम का सबसे ज्यादा ब्राइट होने के पीछे का कारण क्या है? मोस्ट ऑफ द लाइट रे फॉर एवरी बीम, मतलब इसके अंदर बहुत सी लाइट रेज की जो बीम है 1 2 3, देखो 1 और इसके बीच में हजारों और इसके बीच में हजारों, उन सभी का मेजर पार्ट जाके यहां पर मिलता है। इसीलिए ओ पे हमेशा प्रिंसिपल या सेंट्रल मैक्सिमम मिलता है, सेंट्रल मैक्सिमम मिलता है। क्लियर? तो एट ओ वी विल गेट सेंट्रल मैक्सिमम। क्यों? बिकॉज आप लिखना चाहे लिखते हैं, सिंस मोस्ट पार्ट ऑफ ऑल बीम ऑफ लाइट of all rays of light goes undeviated बगैर बेंड हुए जाता है। Hence at O we get maximum intensity या सेंट्रल मैक्सिमम या प्रिंसिपल मैक्सिमम ये आ गया। तो व्हाट इज द कॉज टू गेट द प्रिंसिपल मैक्सिमम एट ओ, ये बता दिया गया। अब आगे बढ़िएगा, तुम्हें याद होगा बेटा कि जो प्रिंसिपल मैक्सिमम होता था, जैसे ये प्रिंसिपल मैक्सिमम मिला, इसके ऊपर की तरफ आपको फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम मिलता था और नीचे की तरफ भी आपको फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम मिलता था। हमें पता करना है कि फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है। इसके लिए अब हम सारा काम यही करने जा रहे हैं। ये प्रिंसिपल मैक्सिमम सेंट्रल मैक्सिमम है, आप इसको समझ गए, इसे हटा देते हैं। स्क्रीन है, आप देख गए। अब आप ऐसा करो, तो पता है हर लाइट रे का, चाहे ये लाइट रे हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, या इनके और इनके बीच में जो हजारों लाइट रेज हैं, हर लाइट रे का थोड़ा थोड़ा हिस्सा एक छोटे एंगल पे बेंड होता है। समझिएगा, जब एक नैरो ओपनिंग से लाइट रे जाती है, तो एक लाइट रे जैसे ही गई, इसका कुछ हिस्सा एक छोटे एंगल पे मुड़ा, इसी लाइट रे का कुछ हिस्सा थोड़े और बड़े एंगल पे बेंड होता है, ज्यादातर सीधा चला जाता है। तो किसी लाइट रे का ज्यादातर हिस्सा सीधा चला गया, एक छोटे से एंगल पे थोड़ी सी लाइट मुड़ी, इससे बड़े एंगल पे और कम लाइट बेंड हुई, इससे और
एंगल पे और बेंड। हर लाइट रे का, जैसे ये लाइट रे थी, इसका कुछ हिस्सा एक छोटे एंगल पे बेंड होगा। बेटा ये एंगल छोटा होगा, डायग्राम आपको क्लियर दिखे इसलिए थोड़ा बड़ा बनाना है, ठीक है। इसी तरह इस लाइट रे का कुछ पार्ट छोटे एंगल पे बेंड होगा जैसे, और इस लाइट रे का पार्ट भी छोटे एंगल पे बेंड होगा। नेचुरली बेटा ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल सेम आप लेंगे, तो ये एंगल अगर हम θ1 ले लें, ये भी आप θ1 ले लें, और ये एंगल भी अगर आप θ1 ले लें, इस पे बेंड होकर के लाइट रेज जाकर के एक खास पॉइंट पर फोकस होंगी। मैं बता रहा हूं इसका क्या मतलब हुआ, आप बना ले बस, मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूं क्या मतलब। तो ये लाइट रेज जो एक खास एंगल पे बेंड होती हैं, वो जाकर के एक पॉइंट पर यहां मिलती हैं, और मान लें इस पॉइंट पर आपको फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम मिलता है, मिनिमम फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम मिलता है, ठीक है बेटा। तो हमने क्या बताया, समझिएगा बेटा, सभी लाइट रेज इससे इसके बीच में और इसके बीच में जितनी भी लाइट रेज, उन सभी लाइट रेज का वो पार्ट जो एक खास एंगल θ1 पे बेंड होता है, तो अगर ये एंगल θ1 पे बेंड इसका θ1 पे हुआ, तो इसका मतलब ये लाइट रेज आपस में पैरेलल है, और पैरेलल लाइट रेज लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद कहां जाएंगे, एक ही पॉइंट पे जाएंगे। तो एक्चुअली दीज लाइट रेज which are bending at angle θ1 are actually meeting at point P पॉइंट पे मिल रही हैं, और सपोज P वो पॉइंट है जहां पर सेंट्रल मैक्सिमम के जस्ट बाद फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम पा रहे हैं, ठीक है। तो हम यही लिख रहे हैं, सपोज लाइट रेज डायफ्रैक्टेड, बेंडिंग को हम डायफ्रैक्टेड वर्ड यूज करते हैं, एट एंगल θ1 meet at P and we get first secondary minimum at P। मतलब if we get, मतलब θ1 एंगल पर आप कहोगे θ1 क्या है, वो सबसे छोटा एंगल जिसपे बेंडिंग होने पर हमें फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम मिलता है, वो ये कंडीशन बतानी है। अब आपको पता है बेटा, किसी पॉइंट पर मिनिमम का या मैक्सिमम का मिलना वास्तव में है तो इंटरफेरेंस, ये कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो अगर आपसे कहे कि फाइंड आउट द कंडीशन ऑफ गेटिंग द फर्स्ट मिनिमम एट पॉइंट, तो आप कहोगे कि सर आपको यहां पर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखना होगा। और कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने के लिए क्या तरीका है कि वहां पर पाथ डिफरेंस चाहिए। तो आप ऐसा करो कि मान लें जो लाइट रेज, तो आप ऐसा करो, जो लाइट रेज यहां पर मिल रही हैं, इनमें दो करस्पॉन्डिंग लाइट रेज का पाथ डिफरेंस निकालते हैं। अब आप एक चीज और गौर से देखिएगा, टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम, हमने क्या किया है, इस पूरी स्लिट को अगर आप गौर से देखें तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है, दो इक्वल पार्ट में। तो वन मोर थिंग इज टू बी नोटिस्ड हियर, दैट to explain the condition of the first secondary minimum, we have divided this entire slit into two equal parts। टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने से फायदा क्या हुआ, आप देखिएगा, आप बेटा देखिएगा, वो पॉइंट जो A पर है और जो पॉइंट C पर है, इनके बीच का डिस्टेंस a/2 है, और जो C और B पर है, इनके बीच का डिस्टेंस भी a/2 पर है। ऐसे पॉइंट्स जो सेम डिस्टेंस पर होते हैं उन्हें हम करेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स कहते हैं। मतलब मैं तुमसे कहूं स्लिट AB में हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर, या आपसे मैं ये भी कह सकता हूं हाउ मेनी रेज आर देयर विच आर सेपरेटेड बाय a/2। तो फर्स्ट व्यू में तो कई बच्चों को लगता है सर ऐसी तीन रेज हैं, एक ये, एक दूसरे से a/2 से सेपरेटेड है, और एक ये इन दोनों से a/2 से सेपरेटेड है। तो ये कहेंगे कि सर ऐसी रेज तीन है। नहीं बेटा, आप गौर से देखो, इसके बीच का सेपरेशन a/2 है, तो इसके जस्ट नीचे अगर आप ये लो, तो इसके जस्ट नीचे देखो एक ये रे आएगी, ये वाली और ये वाली, इनके बीच का भी सेपरेशन a/2, इसके नीचे ये लो और ये लो, तो इनके बीच का भी सेपरेशन a/2। तो इन यहां से यहां तक और यहां से यहां तक सैकड़ों ऐसे बेटा पॉइंट्स हैं या रेज हैं जिनके बीच का सेपरेशन क्या है, a/2। ऐसी रेज को हम करस्पॉन्डिंग रेज या करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स कहते हैं। तो एक्चुअली हम लोग यहां पर इंटरफेरेंस किन्हीं दो करस्पॉन्डिंग रेज का ले लेंगे, और करस्पॉन्डिंग रेज यहां पर कितने से सेपरेटेड है, a/2 से। तो आप ध्यान रखिएगा, पाथ डिफरेंस बिटवीन टू corresponding
points या rays. I'm repeating. Part difference between two corresponding points or rays. और corresponding point बेटा या तो AC है या CB है या A के जस्ट नीचे वाला है और C के जस्ट नीचे वाला इस तरह के हैं. तो हम ऐसा करते हैं A और C को पकड़ते हैं. A से लाइट रे ये गई, C से लाइट रे ये गई और इन दोनों का अगर पार्ट डिफरेंस बेटा पता करना है तो आप ऐसा करो, A से यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो. ये तो आप क्या लिखोगे? ड्रॉप परपेंडिकुलर A, हम इसे K1 लिख लेते हैं. A K1. अब आप एक चीज ध्यान रखिएगा, वास्तव में स्लिट A भी बहुत छोटी है तो इसलिए A और C के बीच की डिस्टेंस भी बहुत छोटी है, तो ये ट्रायंगल भी बहुत छोटा सा बनेगा, तो ये पार्ट डिफरेंस बहुत छोटा आएगा. और उस स्थिति में बेटा ये एंगल जो θ1 है और ये एंगल जो θ1 है ये क्या आएगा? सेम आएगा. तो देयरफॉर लिखोगे इन ट्रायंगल ACK1. आप यहां आ जाओ बेटा. ACK1 देखो साइन θ1 क्या होगा बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन ये क्या आएगा? हाइपोटेन्यूज. साइन θ1 इज इक्वल टू CK1, ये बेटा आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज A/2 आएगा. देयरफॉर बेटा CK1 पार्ट डिफरेंस है बेटा. देखो ये पार्ट डिफरेंस आया. क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी सेम लग रही है, तो ये पाथ डिफरेंस आएगा. देयरफॉर पाथ डिफरेंस CK1 इज इक्वल टू A/2 साइन θ1. ये पहली कंडीशन आई. इतनी बात बेटा ध्यान से एक बार देख लें. बाद में जब आप वीडियो को देखिएगा तो आप उसको 2-3 बार देख लीजिएगा, क्योंकि इसकी थ्योरी में हल्का सा नयापन होता है, इसलिए कुछ बच्चों को समझने में शुरुआत में थोड़ा टाइम लगता है. ठीक है, तो हमें पता चल गया पार्ट डिफरेंस. बेटा ये पार्ट डिफरेंस पता चल गया. पी पे मिल क्या रहा है? मिनिमम. तो पता मिनिमम का मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और आपको याद है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस क्या होता था? λ/2, 3λ/2, 5λ एंड सो ऑन. तो इसमें जो आएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस λ/2 होगा. तो लिखोगे फॉर मिनिमम. मिनिमम का मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या आएगा? आइए इधर. पाथ डिफरेंस CK1 इज इक्वल टू, पाथ डिफरेंस CK1 इज इक्वल टू λ/2. और ये CK1 क्या है? A/2 साइन θ1 इज इक्वल टू λ/2. 2 कैंसिल आ जाएगा तो ये आएगा A साइन θ1 इक्वल टू λ. इतना. ठीक, तो आपने ये नोट कर लिया हो तो ऊपर का थोड़ा सा पोर्शन हटाए, स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, नोट कर ले. थैंक यू. चले बेटा अब आप देखिएगा, मैं ऊपर का पार्ट यहां ले रहा हूं. ये बेटा जानते क्या है? दिस इज द कंडीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम. देयरफॉर कंडीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम इज A साइन θ1. आप साइन θ1 की बजाय जनरलाइज में साइन थीटा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं. इज इक्वल टू लैम्डा या 1 लैम्डा. ये कंडीशन आ गई, आप इसे x1 लिख. तो कंडीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम A साइन θ1 इक्वल टू लैम्डा या 1 लैम्डा आ गई. आप इसे इक्वेशन x1 लिखते हैं. और अगर आपके बोर्ड में सिर्फ कंडीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम की बात आए तो यहीं पे खत्म हो जाएगा. लेकिन हमें बेटा nth पे जाना है तो हम सेकेंड सेकेंडरी मिनिमम पे भी जाएंगे. अब आप जरा ध्यान रखिएगा. बताओ बेटा यहां पर जब फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम आया था तो हमने स्लिट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया था. तो आप समझना, पहले के लिए 2 में डिवाइड किया तो दूसरे मिनिमम के लिए इसे 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे. राइट, तो अब हम यही लिखने जा रहे हैं. आप इसे नोट कर लीजिएगा. कोई स्क्रीनशॉट इस डायग्राम में कोई प्रॉब्लम नोट कर लीजिए, क्योंकि अब अगले पे जाना है. ठीक है. फॉर सेकेंडरी मिनिमम let us divide slit into 4 equal parts, each of width
a/4। जब दो हिस्से किए था a/2 बेटा आया था, अब तो ऑब्वियसली बात a/4 आएगा। क्लियर? ये आ गया। आप इसका डायग्राम छोटा सा यहां बनाते हैं, पूरा डायग्राम नहीं बनाएंगे बेटा, थोड़ा सा बनाएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। ये स्लिट था, इसकी लेंथ आपको, इसकी विड्थ आपको पता है a थी, तो a का आप 4 पार्ट करने हैं, तो पहले तो आप आधा कर लीजिए a/2 और फिर इसका आधा कर लीजिए ये। तो देखो बेटा, ये क्या पार्ट आ जाएगा, ये a/4, ये पार्ट आ जाएगा a/4, ये पार्ट आया a/4 और ये पार्ट आया a/4। करेक्ट? हमने इसको a से ही डिनोट किया था, a एंड इट वाज b। अब आप चाहें तो ये मिड c था, इसे d और इसे e ले लें। अब करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स यहां क्या होंगे बेटा? अगर आपको ध्यान हो, पिछले में करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स वो थे जो a/2 से सेपरेटेड थे। यहां पे करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स वो आएंगे जो a/4 से सेपरेटेड है। तो यहां पर करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स बेटा क्या है? दे आर सेपरेटेड बाय a/4। देखिए हमने ये बनाया है, ये पॉइंट्स हैं a, d, c, e, b। इनके बीच का सेपरेशन देखें तो ये है, इनके बीच में ऐसे सैकड़ों करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स होंगे। अब आप समझिएगा, देखो मैं इसके आगे डायग्राम आगे नहीं बना रहा हूं, आप इमेजिन कर लो कि आगे अगर लेंस रख देंगे तो ये पैरेलल लाइट रेज जाकर के स्क्रीन के ऊपर वो जो पॉइंट P था, सेंट्रल मैक्सिमम के बाद फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम और उसके बाद फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, उसके बाद सेकेंड सेकेंडरी मिनिमम आएगा। तो ये सब के सब पॉइंट्स जाकर के फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम और फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम के बाद कहीं पर मिलेंगे और इनका एंगल पिछले से बड़ा लेंगे। हम यहां शो ना कर रहे हैं, वो कोई बात नहीं, ये एंगल θ2 है और θ2 बेटा पिछले वाले एंगल से थोड़ा सा बड़ा है। तो इनके बीच का ये एंगल अब आप θ2 ले लें, θ2। यू कैन से दैट सभी लाइट रेज का, सभी करस्पॉन्डिंग पॉइंट से आने वाली लाइट रेज का वो थोड़ा सा हिस्सा जो एक छोटे एंगल θ2 पे बेंड होता है, लेकिन θ2 θ1 से बड़ा है। तो इसे तो समझिए, लाइट रेज यूं जा रही थी, कुछ हिस्सा छोटे से एंगल पे बेंड हुआ, कुछ हिस्सा उससे बड़े एंगल पे बेंड हुआ। तो जो θ1 था वो छोटा एंगल लिया, θ2 थोड़ा बड़ा एंगल। ये लाइट रेज जा करके वो जो सेंट्रल मैक्सिमम था, इससे ऊपर जो P था उसे और ऊपर कहीं मिलेंगी और वहां पर जाकर के वो सेकंड सेकेंडरी मिनिमम बनाएंगी। अगर आपको इसकी कंडीशन फाइंड आउट करना है तो बेटा वही बात है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन बनानी पड़ेगी। उसके लिए पार्ट डिफरेंस चाहिए। पार्ट डिफरेंस के लिए आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो K2 आप ले लेते हैं। अ डेफिनेट पार्ट of each light ray coming from the corresponding points separated by θ2 meet above P बेटा पिछले डायग्राम के हिसाब से लिखा, एंड फॉर्म सेकेंडरी मिनिमम। ड्रॉप परपेंडिकुलर AK2, ड्रॉप परपेंडिकुलर AK2 इन ट्रायंगल ADK2। आप गौर से देखें, ये एंगल अगर θ2 है तो ये एंगल बेटा θ2 आ जाएगा। अगर छोटा है तभी ये ट्रू होता है। तो आप देखें sin θ2 is equal to sin θ2 perpendicular is dk2, this is it is dk2 upon hypotenuse is ये बेटा आएगा और ये a/4 है, a/4। इसलिए पाथ डिफरेंस dk2 is equal to a/4 sin θ2 आएगा। ये इक्वेशन नेक्स्ट आप लिख लीजिएगा, मान लेते हैं ये y1 है, राइट। लेकिन ये पार्ट डिफरेंस क्या होना चाहिए मिनिमम के लिए? λ/2, बट dk2 इज इक्वल टू λ/2 फॉर मिनिमम के लिए λ/2 होगा।
डी के टू को लिखते हैं a/4 sin थीटा 2 इक्वल टू लैम्डा बाई 2 और इसे सिंप्लीफाई करें 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये कंडीशन आएगी a sin थीटा 2 इक्वल टू 2 लैम्डा। ये x2 इक्वेशन आ जाएगी। बेटा आप जरा गौर से देखिएगा, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम की कंडीशन थी a sin थीटा 1 इक्वल टू 1 लैम्डा, सेकेंड सेकेंडरी मिनिमम की कंडीशन आई a sin थीटा 2 इक्वल टू 2 लैम्डा। तो इसी तरह से बताइए पैटर्न को पकड़ करके कि a sin थीटा 3 इक्वल टू 3 लैम्डा थर्ड की आएगी, 4 लैम्डा इक्वल टू फोर्थ की आएगी और a sin थीटा n इक्वल टू n लैम्डा nth मिनिमम की कंडीशन आएगी। देयरफॉर कंडीशन ऑफ secondary minimum is a sin थीटा 2 इक्वल टू 2 लैम्डा आया, इसे इक्वेशन x2 वापस लिख दीजिए, इसी को हमने ऊपर रिपीट कर दिया, ये आ गया। सिमिलरली आप बताइएगा, सिमिलरली फॉर थर्ड फोर्थ डैश 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 nth सेकेंडरी minimum let us divide slit into थर्ड के लिए कितने में बेटा आपको ध्यान होगा, पहली के लिए 2 में, दूसरी के लिए 4 में, तो तीसरी के लिए किसमें 6 इंटू 6, फोर्थ के लिए 8 और nth के लिए 2n इक्वल पार्ट्स आप इनमें डिवाइड करिए एंड आफ्टर सॉल्विंग, मतलब आप ऐसे सॉल्व करके लाएंगे, वी विल गेट कंडीशंस ऑफ थर्ड फोर्थ nth सेकेंडरी मिनिमम एज क्या आएगी, देखो बेटा फर्स्ट के लिए 1 लैम्डा, सेकेंड के लिए 2 लैम्डा, तो ये क्या आ जाएगी a sin थीटा 3 इक्वल टू 3 लैम्डा, a sin थीटा 4 इक्वल टू 4 लैम्डा, ये आता। और अगर nth के लिए जाएं डैश 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 a sin थीटा n इक्वल टू n लैम्डा। ये बेटा कंडीशन ऑफ nth सेकेंडरी मिनिमम है और यहां पर n क्या है ध्यान रखिए, फिर n इक्वल टू +-1 +-2 +-3 डैश डैश डैश। ये क्यों प्लस माइनस, क्योंकि तुम्हें पता है बेटा जो सेकेंडरी मिनिमम है वो जो प्रिंसिपल मैक्सिमम था इसके ऊपर की तरफ भी मिलती है, नीचे की भी तरफ मिलती है, ऊपर वाले के लिए प्लस और नीचे वाले के लिए माइनस। तो अगर कहा व्हाट इज द कंडीशन ऑफ nth सेकेंडरी मिनिमम, दिस इज द कंडीशन। क्लियर बेटा, आप इतना डिराइव कर लो। और इस लेक्चर में बेटा हम कंडीशन ऑफ nth सेकेंडरी मिनिमम तक ही आ रहे हैं। आपके बोर्ड में शायद फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम तक का प्रूफ होता है, लेकिन पूरा एक्सप्लेनेशन ध्यान रखिए। और आपकी कोई क्वेरी हो तो आप जब कमेंट बॉक्स है उसमें दीजिएगा, उस क्वेरी को मैं अगले लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। इस लेक्चर में यहीं तक लेते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।